हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5। अपना चैप्टर 5 है व्युत्क्रम आयुएम रैखिक समीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.1 अपन डिस्कस कर ली थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए 5.2 का इंट्रोडक्शन है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी सारणी के अनुप्रयोग, जिसमें फर्स्ट हेडिंग आपकी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करूं तो अपन 10th क्लास में ये चीज पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला पढ़ के आए हैं अपन कि एक ट्राइंगल है एबीसी। इस ए का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, इस बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, इस सी का कोऑर्डिनेट है x2 x3 कॉमा y3। तो सारणी के अंदर इसका मैं ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूं तो एरिया ऑफ यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3। कंटिन्यू लिख दीजिए। फिर y1 y2 y3, y1 y2 y3 और फिर आप यहाँ पे 1 1 लगा दीजिए। ये किसका आपका एरिया हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर बात। अब आप छोटी क्लासों में क्या पढ़ गए इसके बारे में कि हाफ इसके लिए x1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई y2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई y3। फिर इस एलिमेंट के लिए साइन क्या आएगा? y1। इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। इसके लिए कर दो, इस एलिमेंट के लिए x2 यानी इस कॉलम के सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं? प्रसार कर रहे हैं। तो x2 के लिए माइनस आ गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका, इन दोनों को कर दो कितना? y3 और y1। ठीक है, इन दोनों का करोगे तो भी आपका सही है। ये लीजिए y1 माइनस y3। इसके बाद में इस साइन के लिए लो तो प्लस x3 यानी इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। इन दोनों का मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, 10th क्लास में आया हुआ फॉर्मूला है। इसी को मैं लिख सकता हूं जो आपकी बुक में 10th क्लास में गिवन था, x1 इंटू y2 माइनस y3। यहां से माइनस को कॉमन निकालूं तो ये प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए हो। इस यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट। एरिया की यूनिट क्या होती है? वर्ग इकाई। क्या होगी? हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख देना वर्ग इकाई। ये था आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको गिवन है कंडीशन कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट, यानी 3 बिंदु। सेकंड कंडीशन इसमें 3 बिंदु सरेख है। तो सरेख के लिए क्या कंडीशन होगी कि एरिया का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? आपकी 0 के इक्वल। यहां 1/2 था, वो मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ में, ये मल्टीप्लाई। तो ये तीन बिंदु सरेख होने की कंडीशन है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की ये कंडीशन है। तो आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। ये आप इंग्लिश में इसको ऐसे लिख सकते हो, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। उसके बाद में 3 नंबर पे आपकी जो कंडीशन आएगी वो आएगी कि दो
बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इसको इंग्लिश में लिखो तो आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो इसे, ठीक है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन का पॉइंट निकालो, तो यहाँ पे आप x और y कर दो, या फिर मान लीजिए ये पॉइंट आपका, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये 2 पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट से पास कर रही है, तो x1 x, y हो गया, और ये पॉइंट आपका b x1, y1 हो गया, और c पॉइंट आपका x2, y2 हो जाएगा। तो इसकी मैं इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा, तो ये आपका x, ये आपका y और ये 1, ये आपके सेम आ जाएंगे, ये x1 x2 1, यहाँ पे y1, फिर x2 y2 और 1, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 0 की। तो ये आप डायरेक्ट माइंड में रखना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये ध्यान में रखना, 3 पॉइंट दे दिए आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा वो आपको माइंड में रहना चाहिए। 3 पॉइंट अरेंज दिए हुए हैं, तो उसके लिए अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको 0 के इक्वल पुट करके निकाल दो। 2 पॉइंट गिवन है और तीसरे पॉइंट से एक इक्वेशन पास कर रही है, तो उस इक्वेशन की समीकरण क्या, यानी उस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो आप क्या करो, इसकी जगह x पुट कर दो, इसकी जगह y पुट कर दो, और ये x1 x3 x2 हो जाएगा, ये y1 और y2 हो जाएगा। ये था आपका अब सारणिकों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण निकाय का हल। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे क्रेमर रूल, क्रेमर नियम। इसमें फर्स्ट हेडिंग आपकी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, हिंदी में कहेंगे 2 चरों की रैखिक समीकरण निकाय का हल, ये इसको हिंदी में कहेंगे, ठीक है। माना 2 इक्वेशन ले लेता हूं मैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं मैं, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो यहां से अपन क्रेमर रूल अप्लाई करेंगे। तो क्रेमर रूल का यूज करके अपन यदि x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए ये x यहाँ पे, तो इसको छुपा लो, इसको छुपाते आगे वैल्यू कौन सी, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या पुट कर दो, ये c1 हो जाएगा और ये c2 आ जाएगा। यानी इस वैल्यू के जो वेरिएबल है इसकी जगह इस कांस्टेंट वैल्यू को आपको पुट करना है। फिर इसको छुपाने के बाद y के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या मिलेगा आपको, b1 और b2, और इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। फिर नीचे आएगा इस पूरे का डिवाइड, इसकी मैं सारणिक बनाऊं तो सारणिक क्या होगी, a1 a2 b1 b2। आई बात समझ में? यानी आपको सीधा सा माइंड में ये रखना है कि a1 a2 b1 b2, इसी की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, डेल्टा की इक्वल आएगी। दूसरी में बात करूं कि इसमें एक तीसरा कांस्टेंट वैल्यू आपको दिया हुआ है c1 और c2। यदि आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो तब तो इतना लिखना है, ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, और यदि y की वैल्यू पुट करो तो ये तो सेम आ जाएगा, y की वैल्यू की यानी जो गुणांक है उसकी जगह इन दोनों को पुट कर देंगे, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसकी जगह ये तो सेम हो गया,
ये तो सेम आ जाएगा A1 और A2। फिर इस y को छुपा दो एक बार, इन दोनों कांस्टेंट वैल्यू को इसकी जगह लिख दो, और नीचे कितना, ये डेल्टा की इक्वल आता है, ठीक है ना। तो इस डेल्टा की वैल्यू सेम आ जाएगी, A1 A2 B1 B2, ये आ जाएगा। और यदि आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी इक्वल होती है, डेल्टा 1 की इक्वल लेते हैं अपन, और ये डेल्टा, आप इतना भी करके आओगे एग्जाम में तो भी सही है, मैं आपको इतना ही करके बताऊंगा एग्जाम में, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो इतना ही करेंगे। ये आपकी बुक में इतना गिवन था तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, या फिर आप रहने दो ना, बस माइंड में ये रखना है। x की वैल्यू निकालोगे तो इसको हटा के ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा। फिर y के गुणांक की वैल्यू ये आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू, ये कांस्टेंट यूज नहीं होगा, जो वेरिएबल के साथ गुणांक है उन्हीं को लिखेंगे। फिर यदि y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू तो सेम आ गई, और y की वैल्यू की जगह कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा की वैल्यू सेम आ जाएगी। ये थे दो चरों की रैखिक समीकरण निकाल का हल कैसे निकालेंगे अपन, उसके लिए अब अपन डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। यहाँ पे किसकी बात करेंगे, 3 वेरिएबल की बात करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं, ये लीजिए 3 वेरिएबल, इसकी बात करेंगे। तो 3 चरों वाली, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहां से बड़ा इक्वेशन आता है। तो इसमें मैं 3 इक्वेशन ले लेता हूं। ये आपकी C1Z वेरिएबल 3 हो गए, और ये C2Z इक्वल टू D1 इक्वल टू D2, इक्वेशन भी 3 ले लो, A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इक्वल टू D3, 3 इक्वेशन आ गई और 3 ही वेरिएबल के अंदर आ गई। अब सबसे पहले मैं यदि x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूं तो देखो x की वैल्यू, देखो यहां से मैं डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a, इसको हटा दो पूरा, x y z। सबसे पहले यहाँ पे x के कोफिशिएंट को लिखो, x के कोफिशिएंट क्या क्या है, a1 a2 a3, यानी कोफिशिएंट गुणांक a1 a2 a3। फिर y के गुणांक को लिखो, तो y के गुणांक क्या है आपके, b1 b2 b3। फिर मैं z के गुणांक लिखूं तो c1 c2 c3, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। मुझे निकालना है यहां से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू, x ये है, इस पूरी वैल्यू की जगह आपको कांस्टेंट वैल्यू पुट करना है। तो d1 d2 d3, d1 d2 d3, और बाकी के ये तो कांस्टेंट वैल्यू। अब y की वैल्यू सेम लिख दो, b1 b2 b3 c1 c2 c3, z की वैल्यू भी सेम आ गई। नीचे डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू वो फिक्स है आपकी, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आ जाएगा। अब यहां से यदि मैं y की वैल्यू निकालूं तो y के लिए x के गुणांक तो सेम आ जाएंगे, a1 a2 a3, y के गुणांक की वैल्यू की जगह ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, d1 d2 d3, और फिर z के गुणांक क्या होंगे, z c1 c2 c3, और ये डिटरमिनेंट। नीचे आपका किसकी वैल्यू आएगी, डेल्टा की वैल्यू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आ जाएगा। इसी तरह मैं यदि z की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो z की वैल्यू के लिए इस z को छुपा लो, ये x के गुणांक सेम आ जाएंगे, y के गुणांक सेम आ जाएंगे। तो x के गुणांक a1 a2 a3, y के गुणांक b1 b2 b3, और z के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो c के गुणांक की जगह ये कांस्टेंट वाली वैल्यू d1 d2 d3 अपॉन में क्या जाएगा आपका डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3,
ये आ जाएगा। ऐसे अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तीन इक्वेशन दी रहेगी, तीनों इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड के कोफिशिएंट डेल्टा वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू ऐसे निकलेगी, वाई की वैल्यू ऐसे निकलेगी और जेड की वैल्यू ऐसे निकलेगी। ठीक है ना, ऐसे अपन क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन मेन है, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आएगा तभी ये निकलेगा। फिर बात आती है नोट की। नोट के अंदर आपको माइंड में ये रखना है, सबसे फर्स्ट कंडीशन है यदि डेल्टा की वैल्यू जीरो आ जाए, डेल्टा यानी ये जीरो आ जाए, ये डेल्टा है आपका, ये भी आपका डेल्टा है और ये भी आपका डेल्टा है, और डेल्टा वन की वैल्यू, ये आपके डेल्टा वन की वैल्यू है, ये डेल्टा टू की वैल्यू है और ये डेल्टा थ्री की वैल्यू है, नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो समीकरण निकाय का हल संभव नहीं है, कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। सेकंड कंडीशन आती है यहां पे, यदि डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाए या फिर इसके साथ में डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में से एक शून्य के बराबर हो, में से तीनों में से, इन तीनों में से एक शून्य हो तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा? अनंत होगा, अनंत होगा। फिर 3 नंबर पे बात आती है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा? अद्वितीय होगा, यानी इंग्लिश में कह सकता हूं मैं यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अद्वितीय होगा। ठीक है, ये आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आएंगे तब वहां पे आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कर सकते हैं इन चीजों को। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना, अपन सेकंड रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अपन सेकंड मेथड या रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स मेथड, जिसको अपन कह सकता हूं मैं आयु सिद्धांत के द्वारा 3 समीकरण आपको दी रहेगी, उन समीकरण का मान क्या होगा, यानी एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो माना 3 समीकरण इस प्रकार है, पहली है x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल टू d1। दूसरी समीकरण आपकी a2x b2y और c2z इक्वल टू d2। ठीक है ना, आप इसी को a1 2 ऐसे भी ले सकते हो या फिर ऐसे ले लो। ठीक है ना, देखो जिस फॉर्म में आपकी जो वैल्यू है उस फॉर्म में मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग करवा देता हूं, आपको कंफ्यूज भी ना हो। a11x a12y a13z इक्वल टू b1, फिर a21x a22y a23z इक्वल टू b2, a31x a32y a33yz इक्वल टू b3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। आपको क्या करना है कि तीनों इक्वेशन के अंदर आयु सिद्धांत के द्वारा एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो मैट्रिक्स रूल का यानी मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे क्रैमर रूल अलग है, मैट्रिक्स रूल अलग है।
मैट्रिक्स रूल में क्या करेंगे, यानी आयु सिद्धांत में अपन क्या करेंगे, ये इक्वेशन दी हुई है, इन इक्वेशन को मैट्रिक्स के अंदर अपन चेंज करेंगे। तो चेंज कर देते हैं। देखो इस x के कोफिशिएंट क्या क्या है, a11, a21, a31। फिर मैं y के कोफिशिएंट की बात करूं तो a12, a22, a32। फिर मैं z के कोफिशिएंट की बात करूं तो a13, a23, a33। वेरिएबल कौन कौन से हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, x, y, z इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, b1, b2, b3, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो इस मैट्रिक्स का रूल अपन जानते हैं कि दो मैट्रिक्स हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो इस पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू यानी इस पूरी रो की वैल्यू इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और इक्वल टू में कौन है, b1, तो ये पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इस पूरी रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी, इक्वल कौन है, b2 आ जाएगा। इस पूरी रो की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूं यानी गुणा कर दूं इसके साथ में, कॉलम के साथ में, तो आपको ये मिल जाएगा और बराबर कौन है, b3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, a के इक्वल, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, x के इक्वल, और ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, b के इक्वल। तो आपकी जो वैल्यू मिली आपको, यहां पे लिख देता हूं, माना, या फिर यहीं पे लिख देता हूं, देखो माना a बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। फिर यहां पे दूसरी वैल्यू है कैपिटल X की, कैपिटल X की वैल्यू क्या आएगी, x, y, z। फिर b की वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल टू b1, b2 और b3, ये b की वैल्यू आ जाएगी। इन सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, किसमें, यहाँ पे, तो a की वैल्यू, ये पूरे a की वैल्यू होगी, ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, x की वैल्यू हो गई, और फिर ये वैल्यू किसकी हो गई, b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से, पूरी समीकरण को a इनवर्स से गुणा करने पे, तो लिख दो यहां पे, समीकरण को a इनवर्स से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो a इंटू ए इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, a इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी आ जाएगा। यहां से a इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, यानी आई, x इक्वल टू ए इनवर्स b आ जाएगा। x की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू कितनी, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो x की वैल्यू तो ये होगी, a इनवर्स अपन यहां से निकालेंगे और b की वैल्यू ये हो जाएगी। a इनवर्स को मैं b से गुणा कर दूंगा, फिर दोनों तरफ अपन कंपेयर करेंगे तो आपकी वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अपन निकाल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा, आपको बेटर से बेटर आएगा समझ में। ठीक है ना, तो पहले आप इस इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़िए और उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अपन इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है, दिया हुआ है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। तो फर्स्ट के अंदर शीर्ष आपको क्या दिए हैं, 2,5। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूं मैं, ये ट्राइंगल आपका एबीसी है। ए की वैल्यू कितनी है, 2,5, बी की वैल्यू है आपकी -2,3 और सी की वैल्यू आपकी 6,0 है। ये वैल्यू आपकी x1 और y1 हो गई,
ये वैल्यू आपकी x2 और y2 हो गई, और ये x3, y3 हो गई। अब अपन जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, फॉर्मूला अपन जानते हैं डिटरमिनेंट के अंदर, सारणी का यूज करके निकालना आपको। तो ये x1, ये x2, ये x3, ये y1, ये y2, ये y3, ये z1, ये z2, ये z, यहाँ पे आपके z1 नहीं आएंगे ना, 1 1 आएंगे भाई, 1 1 1। क्यों? क्योंकि x और y है आपके, ये वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू सारी पुट कर देते हैं, तो 1/2 x1 2 x2 -2 x3 6 y1 5 y2 -3 और y3 0। ये आपका 1, ये 1, ये 1, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो 1/2 R1 के सापेक्ष इसको प्रसार कर दीजिए। तो 2 के लिए 2 इंटू, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 0 आ गया। इस 5 के लिए कितना, ये कैंसिल आउट, ये माइनस तो पता है ना कैसे आ रहा है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे। तो इस 5 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 2, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। फिर इस +1 के लिए निकालें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -18, तो माइनस माइनस ये +18, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं आगे सोल्व करूं तो 1/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6, ये 0 हो गया, ठीक है। ये कितना आपका -8, -8 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -40 आ जाएगा, और प्लस में कितना है 18, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसी की वैल्यू देखो, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, 18 माइनस कर दो, कितना आएगा 12, 12 + 40 52, ये लो, इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 26 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, इंग्लिश में अपन इसको कहेंगे स्क्वायर यूनिट, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर भी चेक कर लेता हूं मैं। $26, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट देखो, ये आपकी वैल्यू चेंज, फिर ये चेंज आ जाएगी, और फिर आपकी ये वैल्यू चेंज आ जाएगी। तो तीनों में क्षेत्रफल ही निकालना आपको। ये वैल्यू कितनी है आपकी 3,8, ये वैल्यू आपकी 2,7, और ये वैल्यू है 5, -1। इनकी वैल्यू भी चेंज कर देता हूं मैं, ये लीजिए, ये 3 7 2 और ये 5 आ जाएगा, 8 7 -1 1 1 1, ये आ जाएगा। इसको अपन सरल करते हैं, सोल्व करें तो 1/2, इस एलिमेंट के लिए 3 इंटू, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -1, माइनस माइनस +1 आ जाएगा। फिर -8, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 5, तो ये आ जाएगा। फिर +1 के लिए निकालें तो ये कैंसिल आउट पूरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -35 आ जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करूं तो देखो, ये आपका 1/2, ये 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 24, ये कितना -3 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 24, ये आ जाएगा। और फिर माइनस, ये कितना 37 हो गया होगा, देखो माइनस का 37, ये लीजिए माइनस का 37, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी
48 माइनस 37, 48 माइनस 37 कितना, 11/2, ये वर्ग इकाई, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये हटा देता हूं मैं, इनकी वैल्यू चेंज है आपकी और ये वैल्यू आपकी चेंज है, ये लीजिए। फॉर्मूला आपका सेम ही है पूरा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी, 0,0, ये 5,0 और ये 3,4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, 5 और 3। ये वैल्यू आएगी 0, 0 और 4, ये वैल्यू आएगी 1, 1, 1, ये तो फिक्स ही आपकी। तो 1/2 इसके लिए निकालेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई, जो भी आएगा 0, फिर भी लिख देता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस 0, इसके लिए निकालेंगे तो ये 0, तो देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, इस 1 के लिए निकालेंगे तो +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई -0, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करूं तो ये 1/2 मल्टीप्लाई ये 0, ये 0, ये कितना आपका 20, इससे कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 वर्ग इकाई। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे कि 3 पॉइंट आपको गिवन है, 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, उन तीनों बिंदु में सारणी का प्रयोग करके क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।